यूपी के बॉर्डर पे जो इलाका है वहाँ पर कई सालों से मुसलमानों को सरकारी सतह पर कुछ जगह दी गई थी नमाज़ पढ़ने के लिए, और साल से मुसलमान पढ़ भी रहे थे। लेकिन क्या वजह है कि एन यूपी इलेक्शन के आते आते वहाँ पर हिंदुत्ववादी संगठनों ने वहाँ पढ़ने वाली नमाज़ों का जो है तो विरोध किया, मुखालिफत की, उनको नमाज पढ़ने से रोका। अलग ऐलान कहा गया कि अगर इस देश में तुमको हिंदुत्ववाद लाना है तो तुमको कम से कम 20 लाख जो है तो मुसलमानों को ख़त्म करना पड़ेगा, एक नरसंहार आपको करना पड़ेगा। पुलिस प्रशासन खामोश बैठा है, राज्य शासन खामोश बैठा है। लातूर के अंदर जलकोट एक नगर पंचायत है, वहाँ पर हमने 4 सीट लड़ाई, 4 सीट में से हमने 3 हमारे नॉन मुस्लिम हिंदू भाई और बहनों को टिकट दिया। तो ये इल्ज़ाम जो लगा रहे हैं, दरअसल इनको ये लग रहा है कि अभी तक के इनकी सियासी रोटियां इन्होंने मुसलमानों के वोटों पर सेकते आए हैं, अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो मौका उनको फराहम नहीं होने दे रही है, तो वो सीधे इस किस्म के जो है तो गैर ज़रूरी, बेबुनियाद और भद्दे किस्म के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आप देख रहे हैं SDM न्यूज़, महबूब अंसारी। आज मेरे साथ मौजूद हैं MIM के शहर सदर शारिक नक्शबंदी साहब, और ये एशिया एक्सप्रेस के मुदीर आला भी हैं। और तमाम दर्शकों को बता दें कि एक बतौर साफ़ी, एक बतौर शहर सदर के, हमारा मुलाकात का मकसद ये है कि हरिद्वार के अंदर एक हिंदू धर्म सभा के अंदर एक ऐसा बयान आता है जिससे देश में हड़कंप मचता है। और बहुत दुख और हैरत की बात तो ये है कि कहीं ऐसा देखने में नहीं आता कि कानून की तरफ से एक बहुत बड़ी कोई कार्रवाई की गई हो, जिसको लेकर हम समझते हैं कि आज पूरे देश के 20 करोड़ मुसलमान कहने के बेचैनी का शिकार है। इन तमाम पहलुओं पे हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। सर, हमारा चैनल में आपका खैर मकदम है, क्या कहेंगे एक बतौर सहाफ़ी के और शहर सदर के आप ये जो बयान आया इसके बारे में? देखिए, ये जो हरिद्वार में हिंदू धर्म सभा जो हुई और वहाँ पर पूरे मुल्क के मुसलमानों को बाज़ाब्ता एक नरसंहार करने के लिए लोगों को उत्तेजित किया गया, उनको वर्गलाया गया, तो ये जो देश के नाम नेहाद लोग हैं जो देश से मोहब्बत करने का दावा ठोकते रहते हैं, ये दरअसल देश को जोड़ने का नहीं बल्कि तोड़ने का काम कर रहे हैं। हैरत तो इस हैरत की बात तो ये है कि ये हरिद्वार में होता है, बाज़ाब्ता इसके वीडियो फुटेज जो है तो टेलीविज़न पर, न्यूज़ चैनल्स पर चलाए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी राज्य सरकार साथ ही साथ जो है तो सेंट्रल गवर्नमेंट खामोश बैठी है। जितनी एजेंसियां हैं, पुलिस डिपार्टमेंट की, IB की, ये तमाम की तमाम एजेंसियों ने ये वाक़या होकर तकरीबन 1 हफ़्ते का अरसा गुजर चुका है, लेकिन ना इनके आयोजकों के ऊपर आज तक कोई कार्रवाई हुई और ना ही जो है तो जो लोगों ने भाषण दिए, भड़काऊ भाषण दिए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। तो इससे बात समझ में आती कि ये सरासर जो है तो देश को तोड़ने वाली ताकत है। ये देश में एन इलेक्शन के वक्त जो है तो इस किस्म का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, हिंदू और मुसलमानों के दरमियान दरार पैदा करना चाहते हैं ताकि ये अपनी सियासी गद्दियाँ बचा सकें। सर, हम देख रहे हैं कि आने वाले साल में यूपी चुनाव भी होने वाले हैं, तो क्या आपको लगता है सर कि एक प्री प्लान तरीके से एक हिंदुत्व को आगे करके ये काम हो रहा है, ये शायद ये बयान उसी का एक हिस्सा है? बिल्कुल, कि जैसे आप देख रहे हैं कि पिछले तकरीबन कई सालों से जो है तो गुरुग्राम जो दिल्ली में यूपी के बॉर्डर पे जो इलाका है वहाँ पर कई सालों से मुसलमानों को सरकारी सतह पर कुछ जगह दी गई थी नमाज़ पढ़ने के लिए, और साल से मुसलमान पढ़ भी रहे थे। लेकिन क्या वजह है कि एन यूपी इलेक्शन के आते आते वहाँ पर हिंदुत्ववादी संगठनों ने वहाँ पढ़ने वाली नमाज़ों का जो है तो विरोध किया, मुखालिफत की, उनको नमाज़ पढ़ने से रोका। उसके बाद जो है तो अभी देख रहे हैं कि जैसे ये हिंदू महासभा हुई, इसमें तो अलग ऐलान कहा गया कि अगर इस देश में तुमको हिंदुत्ववाद लाना है तो तुमको कम से कम 20 लाख जो है तो मुसलमानों को ख़त्म करना पड़ेगा, एक नरसंहार आपको करना पड़ेगा। और उससे बड़ी हैरत की बात यह है कि जब मीडिया के कुछ अच्छे सहाफ़ी जाके उनसे बात करते हैं कि आपने ये जो बयान दिया है ये कितना सही है, कितना गलत है, तो सीना तान के, छाती ठोक के कहते हैं कि हम अपने बयान पर कायम हैं। इतने सब प्रूफ होने के बावजूद, सबूत होने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन खामोश बैठा है, राज्य शासन खामोश बैठा है, सेंट्रल गवर्नमेंट चुप्पी साधे हुए है। बल्कि होम मिनिस्ट्री ने तो सबसे पहले इस बात की दखल लेनी चाहिए थी कि इस किस्म के बयानात से जो है तो समाज में तेढ़ निर्माण होगी, और इसे न सिर्फ यूपी में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इसका असर देखने को मिलेगा। इसमें सीधे से टारगेट किया जा रहा है कि मुसलमानों को आप टारगेट करो, साफ अल्फाज में कहा जा रहा है। मैंने एक और वीडियो देखा जिसमें एक चैनल के मालिक जो है तो वहाँ बैठे हुए तमाम लोगों को शपथ दिला रहे हैं, कसम खिला रहे हैं कि हमको इस देश में हिंदुत्ववाद को लागू करने के वास्ते मरने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा और मारने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। तो एक तरफ तो ये भारत माता की जय जयकार करते हैं, दूसरी तरफ ये भारत के संविधान के खिलाफ ही बात करते हैं। तो असल गद्दार कौन है? असल गद्दार तो यही लोग हैं
कि जो भारत जैसे खूबसूरत देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, संविधान का साफ इनकार करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो बनाया हुआ संविधान है, ये उसकी मुखालिफत में अलल ऐलान सीना ठोक कर कहते हैं कि हमको संविधान से कोई लेना देना नहीं है, हम यहाँ पर हिंदुत्ववाद नाफिज करना चाहते हैं। सर जैसा जिस तरह से एक्टिविटी देखी जा रही है, तो सर ऐसा आपको लगता है कि सर के कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म दम तोड़ रहा है, हिंदुत्व की जो सोच है वो गालिब आ रही है? नहीं, भारत एक बहुत बड़ा देश है और आज भी यहाँ पर बहुत अच्छे सेकुलर जहन के लोग रहने वाले हर समाज के लोग हैं। हमारे बहुत बड़ी तादाद में हिंदू भाई भी है। ये अलग बात है कि कुछ लोग अंधभक्ति में बह गए थे और उन्होंने अंधभक्ति में बीजेपी को चुनकर दिया, उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। महंगाई देख रहे हैं, बेरोजगारी देख रहे हैं। लेकिन आज भी देश में बहुत बड़ी तादाद सेकुलर और अमन पसंद लोगों की है। हम समझते हैं कि इस किस्म के बयानबाजियों से एक आम जो अंधभक्त है, जिसने अंधभक्ति में जो है तो इस किस्म की शक्तियों को परवान चढ़ाया था, कहीं ना कहीं उसकी आंखें खुलेंगी और जो एक सेकुलर तबका है वो इसके खिलाफ महादाराई के लिए खड़े रहेगा। और इस मामले में शासन, प्रशासन और पुलिस डिपार्टमेंट से ज़्यादा मैं समझता हूं कि अदालतों ने खुद इसका नोट लेना चाहिए, इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। इसलिए कि जब आपकी एजेंसियां खामोश बैठी तमाशाई बनी है तो उस सूरत में पूरे मुल्क की नज़रें, पूरे देशवासियों की नज़रें अदालतों की तरफ रहती है। तो अदालतों को इसमें पहल करना चाहिए और इस किस्म की जो भड़काऊ भाषण करते हैं, जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, इनको बैन करना चाहिए, इनको सलाखों के पीछे ढकेलना चाहिए, डालना चाहिए, ताकि जब आप इनको सलाखों के पीछे डालेंगे तो फिर दूसरों की हिम्मत नहीं होगी बोलने की। सर हम देख रहे हैं कितना बड़ा जब बयान आता है और मीडिया की तरफ से, खासकर सेकुलर सभी पार्टियों की बात कर रहा हूं मैं, उनके सरबराहों की तरफ से कोई ठोस बयान नहीं आता है ताकि उनको खौफ दिलाया सके, कि उनको लगे कि सेकुलरिज्म जिंदा है, एक कानून की कहने का जिंदा है। ऐसा क्यों नहीं होता सर? क्या बात है, सेकुलर पार्टी के जिम्मेदार खामोश क्यों है? वजह क्या है? क्या एक सियासी मुफत परस्ती है या उनको मुसलमान उसको लेना देना ही नहीं है? नहीं, देखिए, असल में कुछ सियासी पार्टियों ने सेकुलरिज्म का नकाब ओढ़े रखा है। एक तरफ वो चाहते हैं कि अगर उनकी निंदा करेंगे, उनको क्रिटिसाइज करेंगे तो उनका अपना एक जो वोट बैंक है वो खिसकेगा। दूसरी तरफ वो चाहकर भी नहीं कर सकते, तो उनको देश से कम और अपनी सियासी गद्दियों से ज़्यादा मोहब्बत है। अगर वो वाकई सेकुलर होते और इस देश से मोहब्बत करने वाले होते तो इस किस्म की आवाज़ें जितनी भी उठ रही है उनको दबाने के लिए पहल करते। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के क़ायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, इम्तियाज़ जलील साहब ने इस किस्म के भाषणों का कड़े अल्फाज में निंदा की है। और हम, जहाँ तक महाराष्ट्र की बात है, आने वाले दिनों में इस किस्म के जितने भी इश्तियाल अंगेज़ बयानात है, भड़काऊ भाषण है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इनके खिलाफ बाज़ाब्ता विरोध प्रदर्शन अपना दर्ज करवाएंगी, ताकि जो सोया हुआ प्रशासन है उसको जगाने की हम कोशिश कर सकें। सर इतना बड़ी बात हो रही है मुसलमानों के खिलाफ और हम समझते हैं कि तमाम पार्टियों में कहने का, अलग अलग पार्टियों में मुस्लिम निर्धारण भी है, क्या उनको पैगाम देंगे आपके? इतनी बड़ी मुसलमानों के खिलाफ बात होती है तो कम से कम एक कौम के लिए तो आप कम से कम हमारे साथ आइए या जुड़ के एक एहतजाज में शामिल हो। आने और वक्तों में ऐसा भी एक माहौल तैयार होता है, क्या पैगाम देंगे इनको आप? देखिए, हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का शुरू से यही कहना है, ठीक है, अगर आप मुसलमान हैं, अगर किसी पार्टी में आपको जगह मिली है, अहमियत मिली है, तो आपको वो आपके मुसलमान होने की बुनियाद पर वहाँ पर वो पोजीशन मिली है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने समाज को रिप्रेजेंट करें, आप अपनी कम्युनिटी को वहाँ पर रिप्रेजेंट करें, उनके इश्यूज़ को उस पार्टी मीटिंग में उठाए, जहाँ आप सत्ता में हैं वहाँ पर उठाए और उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। लेकिन होता यह आया अभी तक कि जितने मुस्लिम नेता दीगर सियासी पार्टियों में हैं, वो सिर्फ एक रबर स्टैम्प बनकर रह गए। कई ऐसी सियासी पार्टियां हैं जिन्होंने हुलिये से मुसलमान दिखने वाले लोगों को जो है तो पद देकर पार्टी पर रखा है, ताकि वो आम मुसलमान को अपने तरफ अट्रैक्ट करें। लेकिन इस देश का मुसलमान अब जाग चुका है, वो अपने हक हासिल करने की कोशिशों में लगा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी एक आम मुसलमान में यही बेदारी पैदा करना चाहती है कि आपको अपना हक खुद हासिल करना पड़ेगा, दूसरों के ऊपर हम ज़्यादा दिन तक जो है तो भरोसा नहीं कर सकते। सर मीडिया में, सोशल मीडिया में ये बात भी देखने में आ रही है, पढ़ने में आ रही है, और कुछ विरोधी है बोलिए जो भी है वो खुल के इज़हार करते हैं कि असद अजीज़ साहब के बयानात से हिंदुत्व को बढ़ावा मिल रहा है या उनकी शिद्दत पैदा हो रही है। ये बात कहाँ तक सही समझते हैं आप? सर, असदुद्दीन ओवैसी साहब का कोई एक ऐसा बयान बता दीजिए जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो रेखा है, जो लिमिटेशंस है, उसको कहीं क्रॉस करता हो। उन्होंने जब भी बात की तो संविधान के दायरे में रह के बात की, उन्होंने जब भी बात की तो समाज के जितने वंचित तबकात है, और जाहिर सी बात है कि सबसे ज़्यादा वंचित और महरूम अगर कोई तबका है तो वो मुसलमान है, तो वो जाहिर सी बात है उस समाज की बात करेंगे, और वो उन तमाम समाज की बात करते हैं जिनको अपने हकूक़ से महरूम रखा गया। तो ये सरासर बेबुनियाद इल्ज़ाम है। दूसरी बात यह है कि अभी यूपी में इलेक्शन होने जा रहे हैं, अभी महाराष्ट्र में नगर पंचायत के कई जगहों पर इलेक्शन हुए। हमने सिर्फ मुसलमानों को टिकट नहीं दिया अपनी पार्टी में,
हमने हमारे कई नॉन मुस्लिम ब्रदरान वतन को भी रिप्रेजेंटेशन, हमने लातूर के अंदर जलकोट एक नगर पंचायत है, वहां पर हमने 4 सीट लड़ाई, 4 सीट में से हमने 3 हमारे नॉन मुस्लिम हिंदू भाई और बहनों को टिकट दिया। तो ये इल्ज़ाम जो लगा रहे हैं, दरअसल इनको ये लग रहा है कि अभी तक की इनकी सियासी रोटियां इन्होंने मुसलमानों के वोटों पर सेकते आए हैं, अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो मौका उनको फराहम नहीं होने दे रही है, तो वो सीधे इस किस्म के जो है तो गैर ज़रूरी, बेबुनियाद और भद्दे किस्म के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जिसकी हमें कोई परवाह नहीं है। हमारा काम बोल रहा है, हमारे कायद का काम बोल रहा है, जो संविधान की जुबान बोलता है, जो अपने मन की बात नहीं करता है। लोग मन की बात करके पूरे हिंदुस्तान को बेवकूफ़ बना रहे हैं, बल्कि हमारा कायद तो संविधान की बात करता है और लोगों को अपना हक हासिल करने के लिए जो है तो आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। सर, एक बतौर पत्रकार के संपादक के आप कैसा देखते हैं ये दृष्टिकोण को कि पूरे भारत में एक हिंदुत्व बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और सेकुलरिज्म कहीं ना कहीं बिछड़ते जा रहा है, कैसा एक बतौर पत्रकार के मतलब कैसा महसूस करते हैं आप? ये देखिए, अगर आप बहैसियत सहाफ़ी मुझसे पूछेंगे या जैसे भी आप पूछ रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है हमारे जुडिशियल सिस्टम की। क्यों? तो एक तरफ सत्ता में कुछ एक पर्टिकुलर एक मेंटालिटी के, एक विचारधारा के लोग बैठे हैं और वो एडमिनिस्ट्रेशन चाहकर भी जो है तो उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले पा रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर हमको देश को मजबूती के साथ लेके चलना है, तमाम तबकात को साथ लेकर चलना है, तो कहीं ना कहीं जुडिशियल सिस्टम को आगे आना पड़ेगा और इनको अपनी गलतियों का एहसास दिलाकर इनको रोकना पड़ेगा। अगर इस किस्म की शक्तियों को हम नहीं रोकेंगे तो भारत पहले ही बहुत ज़्यादा परेशानियों से हम जूझ रहे हैं, बेरोजगारी से हम जूझ रहे हैं, महंगाई से हम जूझ रहे हैं, परेशान हाल है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। एक आम हिंदुस्तानी महंगाई से परेशान है, एक आम हिंदुस्तानी बेरोजगारी से परेशान है। तो सबको साथ आना पड़ेगा, सेकुलर सोच रखने वालों को साथ आना पड़ेगा, जो संविधान में यकीन रखते हैं उनको साथ आना पड़ेगा और हमको एक साथ मिलकर इस किस्म की देश मुखालिफ जो शक्तियाँ हैं उनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। सर, जिस तरह से हिंदू धर्म सभा में मुसलमानों को मारने की बात हुई और हाल ही में जो तबलीगी जमात है, जमीयत उलमा, इस पे पाबंदी लगाने की बात हुई, तो कैसा लगता है आपको, मतलब क्या महसूस करते हैं आप कि ये उसी के कड़ी का किस्सा है, मतलब हम कहने के दूसरे तरीके से भी आगे बढ़ रहे हैं? नहीं, ये बात तो तय है कि कुछ शक्तियां हैं जो देश को जो है तो हिंदुत्ववादी बनाना चाहती है और वो मुमकिन नहीं है जब तक इस मुल्क में एक सेकुलर शख्स भी बचा रहेगा, वो बराबर कोशिश करते रहेगा। और ये इस किस्म की शक्तियाँ जब देश आज़ाद हुआ तब से लेके आज तक चली आ रही है, लेकिन इनको अभी तक के इतना सर उठाने का मौका नहीं मिला था जितना पिछले 6-7 सालों में इनको मिल रहा है। लेकिन हम समझते हैं कि एक जब तक एक आम हिंदुस्तानी के जहन में अपने मुल्क से मोहब्बत रहेगी और वो तमाम लोगों से मोहब्बत करने वाला रहेगा, तो हम नहीं समझते कि इस किस्म की शक्तियों को ज़्यादा फ़रोग मिलेगा। ठीक है, आज सत्ता आपके हाथ में है, आप एक पर्टिकुलर एक आइडियोलॉजी को लेकर चल रहे हैं, तो कुछ हद तक आपको सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन जब एक आम आदमी उठेगा आपके खिलाफ, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, जब वो अपने पेट के लिए उठेगा, जब अपनी रोजी रोटी के लिए उठेगा, तब आपको इस सिस्टम को संभालना मुश्किल। जब आपका धर्म काम नहीं आएगा, जब आपकी पॉलिसी काम आएगी कि आपने वाकई कितनी अच्छी पॉलिसी जनता के लिए बनाई थी, जाहिर सी बात है कि आप अपनी हर पॉलिसी में फेल होते जा रहे हैं, तो इसका खमियाजा तो आने वाले सालों में भुगतना पड़ेगा। सर, अगर मान लीजिए अगर सरकार ने इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की कानूनी, तो एमआईएम का अपना एक कानूनी अंदाज से एक कड़ा कदम क्या रहेगा? देखिए, हमारी आज ही महाराष्ट्र अध्यक्ष जनाब इम्तियाज जलील साहब से इस सिलसिले में बात हुई। उन्होंने बहुत कड़े अल्फाज में ये पूरे बयानबाजियों की निंदा की और हम पीर के दिन जो है तो पूरे महाराष्ट्र में अपनी अपनी सतह पर, ताल्लुक़ा और ज़िला और शहर सतह पर जो है तो हम ये जो कट्टरपंथी ताकतें हैं, हम इनके खिलाफ धरने आंदोलन करेंगे, एजिटेशन करेंगे और हुकूमतों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि इस किस्म की देश को तोड़ने वाली ताकतों को रोका जाए और इनको जेलों के अंदर डाला जाए, तभी कहीं जाकर जो है तो देश महफूज रहेगा, देश में रहने वाले लोग महफूज रहेंगे। सर, एक आखिरी सवाल है मेरा, जैसा आपने कहा कि हम पीर को जो है तो तमाम महाराष्ट्र सतह पे काम करने वाले हैं और हमारे पास सेकुलर पार्टियाँ महाराष्ट्र में बहुत हैं, तो उनको क्या पैगाम देंगे आपकी भाई, कम से कम एक मानवता के हिसाब से या कौम के नाम पर, एक इंसानियत के नाम पर, क्योंकि जब तक ताकत नहीं बनेगी तो असर भी नहीं देगा, क्या पैगाम देंगे कि आप हमारे आइए या आप आगे आइए, हम आपको भी चलते, जैसा आपने पहले कहा इससे पहले मोमेंट के ऊपर? सर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हमेशा स्टैंड रहा कि समाज के लिए जो भी काम होगा, अगर वो आप करना चाहते हैं तो आप कर ले, हम आपके पीछे चलने के लिए तैयार हैं। अब ये जो कट्टरपंथी ताकत है, अगर आप देश से वाकई मोहब्बत करते हैं, राजनीति से ऊपर उठकर आपको आगे आना पड़ेगा और इस किस्म की ताकतों के खिलाफ एकजुट होकर बात करना पड़ेगी, तभी कहीं जाकर इन ताकतों को रोक मिलेगी। परसों हम जो धरने आंदोलन करने जा रहे हैं, उसमें मैं आपके माध्यम से भी और बजाते खुद जो शहरी सतह पर है, मैं उनको फ़ोन करके इन्वाइट करूँगा कि आइए,
आज हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए नहीं बल्कि देश के लिए और देश में रहने वाले करोड़ों मुसलमानों के लिए बात कर रहे हैं और देश को कट्टरपंथी ताकतों से महफूज रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर आने की बात कर रहे हैं। तो आप भी आइए, साथ मिलकर इस किस्म की ताकतों के खिलाफ लड़ेंगे जिससे देश महफूज रहेगा। इस तरह से आपने शारिक साहब की बात को सुना और हम समझते हैं कि जिस तरह से वो बयान आया है कि मुसलमानों को मारना है एक बड़ी संख्या में, जब भी यहाँ पर हिंदू राष्ट्र आएगा और जब भी हम बहुत कुछ कर सकेंगे, ऐसी कई बातें सामने आई हैं, मीडिया पे गर्दिश भी कर रही हैं। और कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि इस बयान आने के बाद भारत के 20 करोड़ मुसलमानों में यकीनन बेचैनी फैलेंगी। शारिक साहब ने कहा कि अदलिया को खुद इस पे नोटिस लेना चाहिए। तो 20 करोड़ की तादाद के मुसलमान आज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जजेस तरफ देख रहे हैं कि आप एक मुल्क के दिफा के लिए, बचाने के लिए आप अपने पावर का किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि देश हित में बहुत बड़े कदम उठाए जाएंगे और कहने का 20 करोड़ मुसलमान जो आज बेचैनी का शिकार है उनको इत्मीनान नसीब होगा।